तो भाई आप जिस प्रकार से देख रहे हैं चुनाव नतीजों में लगातार जो नेता हैं, जो नेता विपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है, वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन अभी का जो अपडेट है वो एनडीए लगातार 200 सीटों पर आगे चल रही है और लोग ऐसा कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए अकेले भी सरकार बना सकती है। इसी खास टॉपिक पे चर्चा करने के लिए खास इलेक्शन के जो रुझान आ रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन द्वारा सीटों के विश्लेषण किए जा रहे हैं, जो वोट काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है, लगातार सरकारें बिगड़ने बनाने की बात हो रही है, उसी पे खास तौर पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्वाधीन तिवारी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे संतोष पांडे जी भी हमारे साथ। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी। देखिए, मैं रहने वाला बिहार का हूँ, रथ का नाम नमो रथ है। हमारा यही हो जाता है कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अकेले बिहार में सरकार बनाने जा रही है, कितना सही होगा ये कहना? नहीं, फिलहाल मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब मैं लंबे समय से बिहार को बीते 2 से 3 सालों के अंदर देख रहा हूँ, तो खास तौर पे बीजेपी के संगठन के स्तर पर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जिन नेताओं को कमान दी गई, उनका भी अब जिक्र हो जाना जरूरी है। वो एक नाम है विनोद तावड़े। हम सभी जानते हैं चुनाव प्रभारी के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी दी गई, केशव मौर्य को जिम्मेदारी दी गई। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने फ्रंट फुट पे राजनीति में आकर के बैटिंग तो की है बीजेपी के लिए, लेकिन वो चेहरे हैं जो हाल फिलहाल के वर्षों में संगठन के स्तर पर बीजेपी के लिए पूरे देश में कहीं भी संकट मोचक के तौर पे साबित हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि 2017 में जब पहली बार यूपी में बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई, यकीनन योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया, उन्हें जिम्मेदारी भी दी गई, लेकिन उसके पहले एक चेहरा था जिसका नाम बहुत तेजी से चल रहा था, वो चेहरा केशव मौर्य ही था। और केशव मौर्य माना जा रहा था कि वो जीत केशव मौर्य की थी, 2022 की जीत बाद में फिर वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर वो लड़ा गया चुनाव और जीत मिली। दूसरा विनोद तावड़े ने तो फिलहाल जब वो बिहार के प्रभारी बनाए गए थे, उन्होंने बाकायदे मीडिया में बयान दिया था कि मेरे लिए सबसे जरूरी अब फिलहाल बिहार में एनडीए खास तौर पर बीजेपी को जीत दिलाना है। तो इन चेहरों के बारे में भी बात होनी चाहिए। तो हमें ये समझना चाहिए कि बीजेपी लंबी समय से बैटिंग कर रही है, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां बन रही हैं, बीजेपी जीत के आएगी। उस जीत का सेहरा मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और जेडीयू के ही सिर पर सजाएगी बीजेपी। बिल्कुल सर, अभी तेजस्वी यादव की भी सांस अटकी हुई है। तेजस्वी यादव अभी 500 वोटों से सिर्फ और सिर्फ आगे चल रहे हैं। अभी देखा गया था 10वें राउंड में तो 3230 वोटों से वो पीछे हो गए थे। तो साफ तौर पे अटकलें आरजेडी के लिए कुछ कम नहीं है। ये सवाल मैं संतोष जी आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहूंगा कि फिलहाल जिस तरीके से तेजस्वी यादव बतौर खुद चेहरे विधायक प्रत्याशी के तौर पर वो पिछड़ रहे हैं और महागठबंधन में ले दे करके उन्हीं की पार्टी आगे चल रही है, ऐसा मंजर महागठबंधन और आरजेडी के लिए कैसे बन गया? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे इस विषय पर जोड़ा है। बिहार में दरअसल कभी भी आप इतिहास उठाकर देखिए, कभी भी युवाओं के हाथ में वहां के लोग कमान नहीं देते। चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे कोई चुनाव हो। लेकिन जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने टैक्टिक्स अपनाई, यादव वर्सेस तेजस्वी यादव होगा। देखिए, फिलहाल मतलब मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि बतौर विधायक प्रत्याशी तेजस्वी यादव राघोपुर से हार जाएं, क्योंकि एक तरीके से बिहार का हर वोटर हमेशा उसको जरूरत होती है रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की और सुरक्षा की। इन 4 चीजों में तेजस्वी यादव कभी चर्चा नहीं करते। पढ़ाई लिखाई कढ़ाई की बात करेंगे, पढ़ाई लिखाई शिक्षा की बात करें, लेकिन वो दे नहीं पाए, डिलीवर नहीं कर पाए। नीतीश कुमार ने फिर दूरी बनाई, फिर वापस आए, फिर बीच में नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए। एनडीए के साथ मतलब कि जो एनडीए गठबंधन बिहार में होता है, उसमें देखिए 2 घटक दल हैं, जो मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। ये 2 ऐसे लोग हैं जो पिछली बार जो है राजद के साथ चले गए, लोकसभा में उनके साथ चले गए। इस बार मांझी एनडीए में आए तो मल्लाजी सैनी जी चले गए। तो ये जो वोटों का हेर फदल हुआ, जो अदला बदली हुई, इसमें वोटर कंफ्यूज हो गया। उसने कहा हम 2 ही नेता चुनेंगे, या तो आरजेडी को या तो जदयू और बीजेपी को।
बाकी नेताओं ने अदला बदली की, लेकिन उनको नुकसान हो गया। अब आप जैसे तेजस्वी यादव की चर्चा करें राघोपुर में, राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव लगातार तीसरी बार चुनाव में है। 15 जीते, 20 जीते, 15 में डिप्टी सीएम बने और उसके बाद भी डिप्टी सीएम बने। अब जब बात आई उनको काम करने की, तो आपने एक वीडियो देखा होगा, उनके ही भाई हैं तेज प्रताप यादव, जो चुनाव लड़ रहे थे और वो महुआ से, वो चुनाव शायद हार रहे हैं, चौथे नंबर पे हैं। उन्होंने खुद वीडियो डाला था कि देखिए मेरा भाई यहाँ का विधायक है, ये आपके पास नहीं आएगा, मैं आया हूँ, मैं सुरक्षा दूंगा, मैं सामान दूंगा। जब बाढ़ आई थी तो उससे साफ तस्वीर होने लगी कि तेजस्वी यादव सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र का भी विकास नहीं कर पा रहे हैं। ये मैसेज दिया गया और नीतीश कुमार इसलिए सफल हुए। जब आप नवादा जाएंगे, नालंदा जाएंगे, जहाँ से नालंदा से नीतीश कुमार आते हैं, उस इलाके में आपको पूरा बिहार से डिफरेंट दिखना शुरू कर देगा कि या वाकई में नीतीश कुमार जितने साल तक सीएम रहे गया में और वहां पर जो विकास किया है वो दिखता है। तो ऐसे में आरजेडी के जो नेता खुद अगर कमजोर हो गए हों, और वो वीडियो आपने सब देखा ही होगा, मछली मार रहे हैं तो कभी टी शर्ट पहन रहे हैं, इस बार तेजस्वी यादव ने पूरा टी शर्ट पे ही चुनाव निपटा दिया, दिखाने के लिए मैं यंग हूँ। बिहार को यंग से मतलब नहीं, बिहार को काम से मतलब है। नीतीश कुमार कितने भी साल के हो गए हों, 74 साल के हो गए हों, उनको आप कह रहे हैं बीमार हो गए हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो योजनाएं थी जिनका असर दिखाना चाहिए था, नीतीश कुमार ने उन योजनाओं के द्वारा असर दिखाया। और रोचक बात है कि 2010 के बाद नीतीश कुमार इतनी ज्यादा सीटें जीत करके चुनाव में आ रहे हैं, ये जदयू के लिए भी आश्चर्यचकित है और बिहार के लिए भी। देखिए, दूसरी बात ये है कि 2005 का चुनाव देखिए, 2010 का चुनाव देखिए, 10 में जहां 91 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत करके आई थी, वहीं 100 से अधिक सीटों पर जदयू ने चुनाव जीता था। बीजेपी तो अपना दोहरा रही 91 वाला, लेकिन जदयू थोड़ा नीचे रह गई है। ऐसे में बहुत कुछ कह रहा है ये चुनाव। शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे। संतोष जी, आवाज आ रही है आपको? आप दोबारा सवाल करिए, मैं सुन नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूं कि हाल फिलहाल ये दूसरा सबक है देश की राजनीति में, जब तेजस्वी यादव जिस तरह से पिछड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से हरा भी दिया था। तो क्या ये माना जाए कि तेजस्वी यादव के साथ भी बिहार में कुछ ऐसा ही होने वाला है जैसा दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हुआ? देखिए, तेजस्वी यादव को आप आरजेडी के जरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखें, जितने चुनाव बिहार में हुए, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो 14, 19, 24 या विधानसभा के चुनाव 5, 10, 15, 20 या 25, आरजेडी कहीं भी अच्छा नहीं कर पाई है। लालू के दौर में कभी आरजेडी किया करती थी, तेजस्वी यादव के हाथ में जब से आरजेडी की कमान गई और वो कमान तेजस्वी तेजस्वी यादव संभाल नहीं पाए। अब आप 2024 का लोकसभा चुनाव देखिए कि 3 सीटों पर सिर्फ आरजेडी को जीत मिलती है, उनकी सिस्टर चुनाव जीतती हैं,
उनके जो कई बहन चुनाव हार जाती हैं, तो तेजस्वी यादव को बहुत सफल लीडरशिप में वहां देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि वो कहते जरूर हैं, सोशल मीडिया पर रहते सारी बातें करते हैं। केजरीवाल का क्या था, केजरीवाल मैच्योर थे, केजरीवाल एक नई पॉलिटिक्स आए हुए थे और दिल्ली में अच्छा चुनाव लड़ा, दिल्ली में बेहतरीन चुनाव लड़े, 2 बार 3 बार के सीएम रहे वहाँ और उनकी पार्टी ने काफ़ी कुछ किया। तेजस्वी यादव कोई डिलीवरी नहीं कर पाए वहाँ, सिर्फ जातीय समीकरण के अलावा, कोई डिलीवरी नहीं। आपने देखा होगा चुनाव में कैसे वो वहाँ के पटना उस पे मैरिन ड्राइव पे खड़े होकर के बच्चों के साथ डांस कर रहे हैं, कमर हिला रहे हैं। बिहार बिल्कुल बहुत सीरियस स्टेट है। बिहार बहुत सीरियस स्टेट है, वहाँ के लोगों को सुरक्षा चाहिए, जो मैंने पहले कहा कि उनको उससे मतलब नहीं है आप कमर हिला रहे हैं, नाच रहे हैं या युवा हैं, टी-शर्ट पहन रहे हैं, उनसे मतलब ही नहीं है। नीतीश कुमार स्वस्थ है, नहीं स्वस्थ है, उन्हें जो चीज़ें होनी चाहिए, वो हो रही कि नहीं हो रही हैं। और ऐसे में तेजस्वी का चुनाव और केजरीवाल का चुनाव बहुत अलग है, लेकिन केजरीवाल के साथ दूसरी चीज़ें थी कि उनकी पार्टी चुनाव में चूँकि सीएम रहते गई थी और तेजस्वी यादव विपक्ष में थे, लेकिन तेजस्वी यादव उस तरीके की गंभीरता वहाँ दिखा नहीं पाए। जो वहाँ के नेता दिखाते हैं, आप देखिए सम्राट चौधरी पूरा गमछा बाँध देते हैं, चुन्नी बाँधते हैं, सिर पूरा छिलाते हैं, संस्कार दिखाते हैं। तो सनातन का जो पैटर्न था वो बीजेपी तो कर गई, लेकिन तेजस्वी यादव कहीं फेल हो गए और इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। संतोष जी, आपको नहीं लगता कि यही गलती अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव वाली स्थिति थी अखिलेश यादव ने 2017 के चुनाव में की थी कि एक तरफ सपा के जो कोर संगठन था, उन नेताओं को उन्होंने किनारे रखा, मन से धकियाया, सारी चीजें की, उसका परिणाम भी उन्हें 2017 में मिला, 2022 में भी मिला, लेकिन 2024 में उन्होंने उन गलतियों को सुधारा कि सब विकास पुरुष की यूथ की छवि तो ठीक है, लेकिन संगठन को भी साधे रखना है। क्या तेजस्वी यादव भी ऐसी ही कुछ गलतियां कर रहे हैं? नहीं, देखिए तेजस्वी के साथ दिक्कत ये हो रही है कि जो बिहार का चुनाव है, अब जैसे इन्होंने सीएम फेस घोषित करवा लिया, नहीं करना चाहिए था। यूपी में तो क्लियर है, अगर सपा आएगी तो सरकार किसकी बनेगी सबको पता है, सीएम कौन बनेगा जी। सबको पता है। लेकिन कांग्रेस से जो उन्होंने सीएम फेस घोषित करवाया, इससे साफ हो गया, कांग्रेसियों ने कहा कि भाई एक तो जो सीटों का बंटवारा हुआ था, आपने देखा होगा कांग्रेसी आरजेडी वाले खुद आमने-सामने हो जा रहे हैं कई सीटों पे। 15-20 सीटें ऐसी थी जहाँ कांग्रेस और आरजेडी के लोग खुद लड़ रहे थे चुनाव। बाद में राहुल गांधी का दबाव पड़ा और वो लोग टिकट वापस किए, अपना नॉमिनेशन वापस किए। लेकिन एक चीज दोनों में कॉमन है, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव में। तेजस्वी यादव क्या डिप्टी सीएम रह करके योजनाएं डिलीवर कर पाए, नहीं कर पाए, लेकिन अखिलेश यादव ने वहां दरअसल सीएम रहते हुए जो काम किए हैं उनकी गिनती वो कर पाते हैं। तेज तेजस्वी यादव के पास एक भी काम नहीं था जो आप पूरे चुनाव देखे होंगे जो कहे हों कि हाँ हमने ये करवाया था। रोजगार की बात कर रहे थे और रोजगार की बात भी फंस गए। उनके साथ जो सहनी थे मुकेश सहनी पे जरूर बताना चाहूंगा कि उनके बारे में ही चर्चा होती है और टिकट तो ले लेते हैं, लेकिन टिकट लेने के बाद चुनाव मैदान में जाते नहीं है वो। और उनका टिकट पता नहीं कैसे क्या हो जाते हैं, उनका उनका खाता भी नहीं खुल रहा है इस बार। और वो हम पिछली बार एनडीए में 4 सीट जीत के आए थे वो। तो उनके लिए तेजस्वी के लिए वो फेल साबित हुए। और पिछली बार आप लोग सबने देखा होगा तेजस्वी यादव की सरकार नहीं थी, फिर भी ये लोग 80 सीट जीत के ले आए थे और ये कहा कि कांग्रेस गच्चा दे गई, कांग्रेस कमजोर पड़ गई। इस बार तेजस्वी खुद फेल हो रहे हैं, 30 के नीचे जाते हुए दिख रहे हैं और परसेंटेज इनका कम है। तो क्या इस बार तेजस्वी ने जिस तरह से तेज प्रताप यादव किनारे किया जो आप बात कर रहे थे, लालू की चर्चा नहीं की उन्होंने, संजय यादव और तेजस्वी यादव ने मिलकर के चुनाव लड़ा इसलिए नुकसान हुआ। कई सारे इनके प्रत्याशी जैसे मुकामा करण सिंह हो, वो खुद आरजेडी से हट गए, वो चले गए एनडीए में। उधर चेतन आनंद हैं जो वहां पर वो खुद आरजेडी से हट के एनडीए में चले गए। तो बहुत सारा फेरबदल हुआ। भूमिहार वोटर जो था वो पूरी तरह से वो सेंटर्ड हो गया जदयू और बीजेपी की तरफ। और उसका असर ये है कि तेजस्वी यादव को अपनी सीट पर लाले पड़ रहे हैं। वैशाली जिले में आती है राघोपुर और वैशाली जिला जो है वो भूमिहारों का गढ़ माना जाता है। राघोपुर विधानसभा सीट से 16वें राउंड के बाद तेजस्वी यादव 9,912 वोट से पीछे हैं। बड़ी खबर है। और वहीं बात करें तारापुर से, तो तारापुर विधानसभा सीट से सम्राट चौधरी 25,376 वोटों से आगे हैं। देखिए आंकड़े समझिए संतोष सर, क्योंकि तेजस्वी यादव बतौर सीएम चेहरे जिस प्रकार से उतरे थे और लोग कहते थे कि राघोपुर की जनता तेजस्वी यादव को नहीं चुनती, वहां से सीएम का चेहरा चुना जाता है। और तारापुर में अमित शाह ने भी बोल दिया था कि आप जो है सम्राट चौधरी को जिताइए, मोदी जी इनको बहुत बड़े आदमी बनाएंगे।
तो आप थोड़ा सा दोनों चीजों को एक बार हल्का सा डिकोड करके समझाइएगा। देखिए, तारापुर जो है वो एक ऐसी सीट है जहाँ पर मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा नहीं हैं और सम्राट चौधरी वहाँ से विधानसभा चुनाव मैदान में हैं और राघोपुर भी जहाँ से वहाँ पर भी मुस्लिम वोटर्स नहीं हैं। तो तेजस्वी यादव का संकट क्या हो रहा है कि जो वैशाली जिले में आती राघोपुर, वो वैशाली जिला कभी जो है भूमिहारों का गढ़ हुआ करता था। आनंद मोहन सिंह और इन सबका वहाँ पर पूरा आधिपत्य होता था। तो पिछली बार क्या हुआ, तेजस्वी यादव और आनंद मोहन की आपस में संबंध अच्छे थे, तो वहाँ पर उनको वोट मिल गया। इस बार भूमिहारों ने कहा उनको वोट नहीं करना है, तो तेजस्वी यादव में संकट खड़ा हो गया है। तेजस्वी यादव ने खूब बोला सम्राट चौधरी के खिलाफ कि इनका जरा पुराना इतिहास देख लीजिए, कहाँ से आए थे, क्या किए थे। बिहार में कोयरी और कुर्मी जो वोटर होते हैं, जो जिनको नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी हैं, तो सम्राट चौधरी के साथ दरअसल कोयरी और कुर्मी का जो संगठन है, जो वहाँ सब पर जो कॉम्पैक्ट है, आपस में बड़ा अच्छा हो जाता है। और तेजस्वी यादव के साथ संकट ये हुआ कि राघोपुर के जो लोग थे, वो ग्लैमर तो देखे तेजस्वी यादव का, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। तो दोनों की शिक्षा को लेकर के बवाल चल ही रहा था। आपने देखा होगा कौन कितना पढ़ा है, क्या किया है। जनता को इससे मतलब नहीं। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि बिहार की जनता को आप वादे कर रहे हैं, वो दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? आप कितना पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, उनको लेने देना नहीं कुछ है। तो तेजस्वी यादव अगर हारते हैं और सम्राट चौधरी चुनाव जीतते हैं, तो ये बड़ा मैसेज होगा कि किस तरीके से परिवारवाद के दोनों लोग हैं। तेजस्वी यादव के जो पिताजी हैं सब जानते हैं, माताजी को भी जानते हैं, और सम्राट चौधरी के फादर मदर दोनों बड़े नेता, शौकनी चौधरी जो उनके सम्राट चौधरी के जो पिताजी थे, बड़े लंबे समय से राजनीति में रहे और बड़े नेता रहे। उनकी माता भी नेता रही, तो दोनों परिवारवाद से आते हैं। लेकिन समीकरण जो बन रहा जातीय समीकरण में, वो कहीं न कहीं तेजस्वी के लिए नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। लोग कह रहे हैं कि लालू के दोनों लाल पीछे चल रहे हैं। तेज प्रताप का भी बहुत अच्छा हाल नहीं है, 14वें नंबर पे चल रहे हैं तेज प्रताप राघोपुर से। करीबन जब मैं देखा था तो 1 बजे के आसपास इनका 3000 से 4000 के बीच में वोट इनको मिला था। महुआ से लड़ रहे हैं तेज प्रताप जी। तो बुरा हाल है इनका। और थोड़ा सा वोट शेयर पे बात कर लेते हैं सर, कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी भले ही बुरी तरह पिछड़ रही है, लेकिन वोट शेयर में बीजेपी और जेडीयू दोनों से आगे है। 2:30 बजे तक के आंकड़े बताते हैं कि आरजेडी के पास 22.77 मतलब 22.77% वोट शेयर है, जबकि बीजेपी के पास 20.92 यानी मुख्य तौर पे मान ले मोटा मोटा 21% बीजेपी के पास है और जदयू के पास है 18.96%। तो ये भी एक बड़ा सवाल होगा सर कि अभी तक आरजेडी भले ही पीछे है, लेकिन उसके पास जो परसेंटेज है वो बड़ा है काफी। और इसी पे चर्चा करने के लिए जो है विजय तिवारी सर भी हमारे साथ ही हैं, हमारे टीम से। विजय तिवारी सर हमारे बगल ही बैठे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे लालू के चुनाव में जिस तरह का एक नैरेटिव सेट किया गया था और जिस तरह से लोगों ने अपनी अपनी बात जनता को समझाई है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग जिस तरह से लालू के राज और तेजस्वी और तेज प्रताप की काबिलियत, परिवार के जो कारनामे थे या जो उनके कार्य थे, जिस तरह से उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगते हैं, उसको अच्छी तरह से बताने और जनता को समझाने में सफल रहे। और जनता ने 2 चेहरों में से एक नीतीश को चुना, उसी का यह नतीजा है। तो मतलब ये मान रहे हैं अब तेज प्रताप की बहुत बुरी हार होने वाली है महुआ से, क्योंकि 2015 में तो वो विधायक भी रह चुके हैं ना वहां से। तेज प्रताप और तेजस्वी की लड़ाई में तो ये माना जाएगा कि जो मेजर वोट बैंक था, वो जो भी थोड़ा मिला या ज्यादा मिला, वो तेजस्वी को मिला है। तेज प्रताप को अब 0 से शुरू करके जो भी बनाना अपने दम पे बनाना है। महुआ के लोग भी अगर वो ये सोचे थे कि पिछली बार हम या इसके पहले वाले टर्म में विधायक बने थे तो आरजेडी के वोट बैंक के आधार पे बने थे, अपने दम पे नहीं बने थे। जो बात भले कहते हो कि तेजस्वी लालू के लड़के के रूप में पहचान हो, तो इनकी भी पहचान लालू के लड़के के रूप में ही थी। अब पहला चुनाव अपने दम पे लड़े हैं, अगर जीत जाते तो माना जाता है कि अपने दम पे लड़े हैं, अपनी कोई पहचान है, अपना कोई वोट बैंक है, अपना कोई काम है। हार रहे हैं चुनाव तो ये भी तय है कि ये लोग केवल विरासत के नाम पे आगे थे, अपना कोई अलग से न तो इन्होंने वोट बैंक बनाया
और न तो इतनी बड़ी छवि है उनकी कि जहां से खड़े हो जाए वहां जीत जाए। बिल्कुल। संतोष जी, एक सवाल आ रहा है कि भाई लोग कह रहे हैं मुस्लिम यादव से हट करके सुशासन बाबू ने महिला यूथ खड़ा कर दिया। देखिए, इसमें एक रोचक बात बताऊं, एक रोचक बात बताता हूं मैं आपको कि असदुद्दीन ओवैसी बहुत साइलेंटली प्रचार किए इस बार। और जिस बहुआ सीट की चर्चा आप कर रहे हैं वहां पर खुद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5वें नंबर पर है। तो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी AIM है वो इस बार 6 सीटों पर लीड कर रही है। कांग्रेस से बड़ी पार्टी बन गई है वहां पर बिहार में, लेफ्ट से बड़ी पार्टी बन गई है। और ये इसलिए जानना जरूरी होगा क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी थी वो इतने तरीके से चुनाव लड़ रही थी। हम लोग जब चुनाव 19 वाला कवर कर रहे थे किशनगंज में, तो उनके प्रत्याशी वहां सेकंड रन पे रहे 2019 में, और कांग्रेस ने वो चुनाव जीत लिया था, नावेद जीत करके थे, मुझे एकदम नाम याद नहीं आ रहा है, बाद में विधायक बने। ओवैसी के साथ मुस्लिमों ने एकदम मजबूती से जाने का प्रयास किया, इस बार भी किया है। वो जो मुस्लिम की बात हो रही है वहां पर, वो तेजस्वी के साथ नहीं जा पाए हैं। वो भले कांग्रेस राहुल गांधी मिलकर के गए। जब ओवैसी प्रचार करने जाते हैं सीमांचल में तो कहते हैं कि मैं हैदराबाद बना दूंगा, इसको इतना सुंदर बना दूंगा, अच्छा बना दूंगा, तो मुस्लिम जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये बात कभी तेजस्वी यादव वहां कह नहीं पाते। एक बड़ा समीकरण है जो अभी स्वाधीन मुझसे पूछ रहे थे कि अखिलेश यादव का इनका क्या रहा। 2022 के चुनाव में, अखिलेश यादव के चुनाव में सबसे जो बड़ा नुकसानदायी जो हुआ वो मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने किया कि हमने भैया से बात कर ली है और हम अधिकारियों को तब तक नहीं जाने देंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होने देंगे जब तक हम पूरा हिसाब नहीं कर लेंगे। यही चीज बिहार में शहाबुद्दीन बेटे को लेकर के हो रहा है, ओसामा साहब को लेकर हो रहा है कि ओसामा साहब के नारे लग रहे थे। ये मैसेज गया और ये मैसेज जाते ही RJD कमजोर होनी शुरू हो गई। जो मुस्लिम यादव के साथ जो और जातियां हैं बिहार में, तमाम OBC EBC की जातियां हैं जो जुड़ती, उन्होंने दूरी बना लिया कि भैया अब हमें काम चाहिए, नमस्ते करो इन्हें। वो चलेगी ओवैसी के साथ। ओवैसी 6 सीटों पर लीड बनाए हुए हैं जबकि 5 विधायक पिछली बार उनके थे। तो अगर ओवैसी 6-7 सीटों पर चुनाव जीतने की स्थिति में दिख रहे हैं, अभी फिलहाल जो चुनाव आयोग की साइड पे दिख रहा है मुझे, तो बहुत बड़ी बात है। तो कांग्रेस से बड़ी सीटें पार्टी बन रही है उनकी वहां पर। बिल्कुल। अरे मोकामा से बड़ी खबर आ रही है कि 24,000 वोटों से लगभग अनंत सिंह की जीत बता दी गई है। उनके सामने RJD की वीणा देवी खड़ी थी, सूरजभान सिंह की पत्नी। तो मोकामा में सर तैयारी भी चल रही है, 1 लाख लोगों की खान पान की पिछले पूरी छन रही है। कैसे देखते हैं अनंत सिंह का? देखिए, अनंत सिंह ने चुनाव जिस तरीके से लड़ा था और जिस तरह से जीत के बाद की तैयारी थी, अगर वो कर रहे थे तो इससे साफ जाहिर है कि उनके लोग, भले वो जेल में हैं, उनके लोग जीत के प्रति आश्वस्त थे और उनको मानना था कि नतीजा हमारे आना, चाहे जैसे भी ये सब जो भी आरोप लगे, जिस तरह से उनको जेल हुई और जिस तरह से उनके खिलाफ भी माहौल बनाया गया, उसका कोई असर चुनाव परिणाम पर नहीं पड़ने वाला। उसी का नतीजा 1 लाख लोग खा रहे हैं, फोटो तस्वीरें सुबह से आ रही हैं, देख रही हैं, आगे भी चलेगा और जीत जाएंगे। सर्टिफिकेट जब उनके हाथ लग जाएंगे तो ये जश्न और भी बढ़ेगा। तो इसका क्रेडिट ललन सिंह को जाएगा या फिर अनंत सिंह को? अब देखिए, जीत हार का क्रेडिट जनता जिसको जिताती है, क्रेडिट सारा उसी को है। जो जीत गया वो दूल्हा, और बाकी जिसके मोटिवेशन से जीता, जीतने हारने का सारा श्रेय नीतीश को जा रहा है, अमित शाह को जा रहा है, नरेंद्र मोदी को जा रहा है, उसमें इन लोग भी थोड़ा बहुत पा जाएंगे। बिल्कुल। संतोष जी, क्या लग रहा है आपको कि अब वास्तव में जिस प्रकार से नतीजे देखने को मिल रहे हैं, बढ़त देखने को मिल रही है, बीजेपी को लेकर के, जदयू को लेकर के, RJD को लेकर के, और अभी आपने चर्चा भी कर दी कांग्रेस, लगभग मान के चलिए कांग्रेस एक ऐसा समय था कि लेफ्ट से भी पीछे हो गई थी, CPI वाले से भी। तो क्या अस्तित्व बचा पाएगी कांग्रेस इस बार बिहार में? संतोष सर, देखिए वहां लेफ्ट की 2 पार्टियां हैं, 2-3 पार्टियां उनके लेफ्ट, PIM है, इस तरह से करके वो 17-18 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। उन्हें क्या होता था कि हर बार जो है उन्हें मुस्लिमों का वोट मिल जाता था, यादवों का मिल जाता था। कन्हैया कुमार को नोट करना पड़ेगा, कन्हैया कुमार को कांग्रेस अपने पार्टी में ले तो लिया है, लेकिन उन्हें साइलेंट कर दिया तेजस्वी के सामने, बोलने तक नहीं दिया, कहीं चुनाव प्रचार नहीं करने दिया। और 2 लोग ऐसे थे इसमें कांग्रेस में, कन्हैया कुमार और अखिलेश प्रसाद सिंह। अखिलेश और कन्हैया की लड़ाई में अखिलेश को हटाया गया उनके प्रदेश अध्यक्ष के पद से, और जिस तरीके से उन्हें हटाया गया उसी से
जो वहाँ का एक समुदाय है जो भूमिहार कहा जाता है, जो बहुत मजबूत है, जो बहुत बड़ा समुदाय है, उसने कहा कि नहीं अब कांग्रेस की खटिया खड़ी करनी है, अब इनसे दूरी बनानी है। तो उसकी क्या हुई, उसकी अपीलिंग कन्हैया कुमार खुद नहीं कर पाए। अब इनकी तरफ जैसे अपन बात कर रहे थे अनंत सिंह की, मोकामा में भूमिहारों का बड़ा गढ़ है, तो मोकामा से ललन सिंह ने संभाल लिया। ललन सिंह भूमिहार हैं, तो मजबूती से उन्होंने चुनाव जीत लिया, लड़ लिया, जिससे 27,000 से लीड हो रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जदयू के जो नेता हैं उन्होंने चुनाव प्रचार नीतीश कुमार के न जाने के बाद भी लड़ा, लेकिन कांग्रेस में अगर कन्हैया कुमार नहीं गए, राहुल गांधी नहीं गए, अखिलेश सिंह नहीं गए, तो प्रत्याशी इतने मजबूत नहीं थे कि वो जाकर के फाइट कर पाते, क्योंकि उनके सामने खुद आरजेडी के लोग कई जगह लड़ रहे थे। तो ये जो खेल हुआ, इसका नतीजा दिख रहा है कि बीजेपी जो है जिस तरीके से लड़ती है, जैसे अभी स्वाधीन ने जिक्र किया तमाम नेताओं का, विनोद तावड़े और केशव प्रसाद मौर्य का, ये सब तो ठीक है, वहां नेता के तौर पे काम कर ही रहे थे, रणनीति बनाई। राजस्थान से जहां मैं बैठा हूँ, यहाँ से बड़ी संख्या में लोग, बड़े नेता यहाँ से वहां शिफ्ट किए गए थे जो चुनाव प्रचार में लगे थे। कांग्रेस के नेताओं में वो उत्साह नहीं था, उनको लगता था कि कोई करिश्मा हो जाएगा आरजेडी के साथ और हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। ये मुझे बहुत बड़ी फीडबैक वहां के कई नेताओं से मेरी बातचीत हुई, तो यही मेरे सामने आ रहा था। अच्छा विजय तिवारी सर, आपको नहीं लगता कि प्रशांत किशोर जिस प्रकार से प्रचार किए थे, कहीं ना कहीं जदयू को जिताने में थोड़ा बहुत तो हाथ लग ही रहा है, अगर समीकरणों पे बात करें थोड़ा सा? देखिए, चर्चाएं हैं, हम चर्चा में चाहे जो कह लें, आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार इससे बड़ी जीत हासिल कर 210 सीटें जीत चुके हैं। हाँ, तब तो प्रशांत किशोर कहीं नहीं थे। नहीं तो आज अभी आंकड़ा 210 पहुंचने वाला नहीं दिख रहा है। हाँ, जीत हार है, वोट चुनाव लड़ते हैं लोग, स्वाभाविक है, 2-4% लोग कुछ न कुछ वोट खींचातानी होती है, इधर का उधर होता है। नीतीश कुमार या एनडीए प्रशांत किशोर की वजह से जीत गया, इसे हम नहीं कह सकते। अगर प्रशांत किशोर अभी जैसा संतोष जी बता रहे थे कि ओवैसी कांग्रेस से बेहतर पोजीशन में, चुनाव में जीत हार एक तो अपने दम, अपनी रणनीति और अपने स्टाइल से होती है, दूसरे का सहयोग या असहयोग 2% 1% थोड़ा सा असर डालता है। ओवैसी की पार्टी को, उनके विधायकों को तोड़ लिया गया था, हटा दिया गया, उसके बाद भी उन्होंने दमखम से लड़ा और जितनी पिछले विधानसभा में स्थिति थी लगभग वहां तक पहुंचा रहे हैं अपने आप को। हाँ, तो उन्होंने अपनी पार्टी को टूटने के बाद भी ऐसी लड़ाई लड़ी, ऐसी योजना बनाई, ऐसा लड़ा कि जहां थे लगभग उसके दम पे है, उन्होंने दिखा दिया। आपको याद होगा अभी बहुत सारे मुस्लिम नेता, इमरान प्रतापगढ़ी गए थे, गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी गए थे प्रचार करने, और इन दोनों नेताओं ने ओवैसी को जमकर लताड़ा है और उनको हैदराबाद में रहने की सलाह दी है। फिर भी बिहार के लोगों ने इनकी बात छोड़ के उन्हीं को चुना है। तो अगर 6 सीटें वो जीत रहे हैं, 5 से अधिक जीतने की संभावना है, कांग्रेस से आगे जाने की संभावना है, तो जनता साफ है, जनता को आपकी बात, आपके नारे, आपके वादे, आपकी दलील पे कम भरोसा है, ओवैसी पे है, क्योंकि ओवैसी ने हैदराबाद में करके दिखाया है। और इसके पहले जिस तरह से उन्होंने वहां के लोगों की मदद की, उनकी बातें उठाई है, उनके लिए संघर्ष करते हैं, या अपना कैडर जिस तरह से जमीनी स्तर पे बनाया है, उनसे आगे है, इसलिए वो जीत रहे हैं। तो मतलब सीमांचल, क्यों संतोष सर? जी हाँ, आप तो सुन ही रहे थे सर ने क्या कहा, तो सीमांचल में वही हाल 2020 वाला होने वाला है क्या? नहीं, देखिए मैं अभी शाहनवाज हुसैन को सुन रहा था कुछ देर पहले, जब रुझानों की बात हो रही थी, चूंकि उसी इलाके से वो भी आते हैं, तो उनका ये कहना था कि अब यही बात समझनी होगी कि नीतीश के साथ मुस्लिम वोटर्स बड़े प्यार से चले जाते हैं, जैसे मायावती के साथ यूपी में जाते थे, मुलायम साथ भी जाते थे। मुस्लिम वोटर्स को कोई दिक्कत नहीं नीतीश के साथ जाने में, उन्हें बहुत इजी गोइंग चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी परेशानी मुस्लिम वोटरों को नीतीश कुमार के द्वारा नहीं आती है। तो सीमांचल को ऐसा सिस्टम बनाया AIM ने कि भाई इनके वोटर कांग्रेस को भी ना जाएं, हमारे पास आ जाएं, तो वो साध लिया उन्होंने। और कांग्रेस की तो 3 सीटों पे अभी बढ़त दिखा रही है, कांग्रेस 3 पे आ गई है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कांग्रेस 0 पे भी जा सकती है। उसकी वजह बताता हूं मैं आपको, क्योंकि मैं खुद मुजफ्फरपुर में रहा हूं 2 साल और 19 का चुनाव कवर कर रहा था मैं वहां।
तो कांग्रेस के विधायक चुनाव जीत कर के आए 2020 में चौधरी जी, और वहां चुनाव बीजेपी हार गई। तो उन्होंने जो वादे किए, जो बातें की, जो जातिगत समीकरण बैठा, वो फिट नहीं बैठ पा रहा था। हालांकि मुजफ्फरपुर वाले कह रहे हैं चुनाव जीत सकते थे, जीत सकते हैं, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। तो कांग्रेस ने कोई स्ट्रेटेजिकल कोई काम नहीं किया है, जैसे ओवैसी ने किया, भाई अगर हम सीमांचल मजबूत है तो वहीं चुनाव लड़ेंगे, हमको पूरी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना है। 61 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस आरजेडी के साथ अगर 3 पर लीड कर रही है तो चिंता का विषय है, कांग्रेस के लिए भी, राजनीति के लिए भी और उनके नेताओं के लिए भी। ओवैसी अगर कम सीटों पर लड़ करके 6 सीटों पर अपनी बढ़त दिखा रहे हैं तो ये उनकी रणनीति उनके काम आई है, और चुनाव में रणनीति ही बहुत मायने रखती है, बाकी सारी चीजें गौड़ हो जाती हैं। ठीक है, मैथिली ठाकुर जीत के करीब हैं, क्या लग रहा है? शुरुआती तौर में जब इनको टिकट दिया गया था विजय सर, तो लोग ऐसा कह रहे थे कि जो एक्टिव बीजेपी के नेता वहां से हैं वो वास्तव में विरोध कर देंगे। तो क्या बीजेपी एक प्रकार से कहते हैं कि पालन पोषण की बात हो जाती है यहाँ शुरुआती तौर पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इस समय भाजपा का सिक्का चल रहा है नेताओं का, विरोध का कोई मतलब अब है नहीं भाजपा में। पार्टी ने जिसको टिकट दे दिया, बड़े नेताओं ने जिसको आशीर्वाद दे दिया, बहुत तो इक्का दुक्का कहीं ऐसा जगह है कि विरोध करके कोई जीत जाए या विरोध का असर दिखे। नेताओं ने भाषण में भले बोल दिया हो या कैमरे पे खड़ा होके कि विरोध करेंगे, विरोध वैसा जमीन पे कहीं नहीं दिखा है, या रैली में किसी नहीं दिखा, बूथ पे नहीं दिखा। तो भाजपा ने जिसको टिकट दे दिया और जिस तरह से पूरा कैडर उनका, पन्ना प्रमुख से लेके आला कमान तक लोग लगे रहे, वो उसका जीत का कारण है। और उसी के दम पे भाजपा इस तरह से अपनी बढ़त बनाते दिख रही है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की ओर है। तो क्या इस बार यूपी चुनाव और चुनाव का इसे सेमीफाइनल मान लें बिहार का? देखिए, सेमीफाइनल फाइनल नहीं, हर स्टेट का चुनाव है, हर अलग अलग लड़ाई होगी, अलग तरीके से लड़ी जाएगी, अलग रणनीति होगी, अलग तरह का माहौल होगा और अलग तरह के सामने प्रतिद्वंदी होंगे। नीतीश का जो ये चुनाव था, नीतीश सत्ता पक्ष में थे, भाजपा की भागीदारी थी, दोनों सत्ता में रहते हुए चुनाव लड़े हैं। अब अगला चुनाव अगर बंगाल का होगा तो वहां ममता बनर्जी सत्ता में है, जो सत्ता में है उससे लड़ना है। अब उससे कितना और कैसे और किस दमदारी के साथ और कितने सहयोगियों को साथ रख के एनडीए कितना एक साथ होके, मुस्लिम मतदाता वहां ज्यादा है यहाँ की अपेक्षा, वहां क्या रणनीति होगी, कैसे लड़ेंगे, ये सब चीजें हैं, इसको लेके वहां। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ की जीत से वहां एक बूस्टअप या एक थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट जरूर मिलेगा, और खास तौर से उन इलाकों में तो जरूर असर दिखाई देगा जो बिहार और बंगाल के सटे हुए। तो जब भी पड़ोसी राज्य में सत्ता रहती है तो उसका इम्पैक्ट आजू बाजू की सीटों में पड़ता है, वहां बंगाल में भी दिख सकता है। तो भाई, आपने सुना कि लगातार जो है चुनाव पे चर्चा हो रही है, विजय तिवारी सर भी हैं, संतोष सर भी हमारे साथ, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार जो ये बढ़त दिख रही है एनडीए की, ये महागठबंधन वाले अल्लाह करके वही कहते हैं, अगर हम हारे तो जो है ईवीएम सही है, अगर हम हारे तो ईवीएम गलत, हम जीते तो ईवीएम सही। चुनाव है, अब आयोग को क्यों घसीट रहे हैं? हार जीत का कोई ना कोई बहाना तो बनाना पड़ता है, जीत का श्रेय लेते हैं, हार के बहाने ढूंढते हैं। अगर ईवीएम पे भरोसा नहीं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, अगर आयोग पे भरोसा नहीं तो चुनाव आयोग में अपना पंजीकरण ही नहीं कराना चाहिए, पार्टी को मैदान में उतरना ही नहीं चाहिए। अगर आप सिस्टम पे भरोसा करते हो, उनकी प्रक्रिया पे भरोसा करते हो, तो ही आप चुनाव लड़ते हो। तो अगर हारने के बाद इस तरह की नौटंकी और इस तरह का ब्लेम गेम होता है तो हमें लगता नहीं। अगर आपको है तो सारे विरोधी दल एकजुट हो जाएं, पहले तो आयोग को मानना बंद कर दें, आयोग में पंजीकरण, आयोग के रूल उससे हट जाएं, चुनाव में भाग लेना बंद कर दें, कुछ और नया अपना एजेंडा बनाएं। अब ये करें कि अब वो जी उनकी सरकार बनेगी, वो केंद्र में आएंगे तो कौन सा आयोग बनाएंगे, कैसे इलेक्शन कराएंगे, क्या करने वाले हैं बताएं। हो सकता है जनता इसको हटा के वही चीज स्वीकार कर ले। हारने के बाद ईवीएम को दोष देना, हारने के बाद आयोग, वोटर लिस्ट और तमाम तरह की चीजें बताना, ये सब केवल बहानेबाजी है।
और ये जनता को बरगलाने वाली जनता समझदार है, पहले की तरह नहीं है कि अब जो कहेगा कोई मान लेगी। आपको वोटर लिस्ट पे भरोसा था तो आप नामांकन किए, आपको चुनाव प्रक्रिया पे भरोसा था तो आप नामांकन किए, उसके रूल और कोड कंडक्ट का पालन करते हुए आप चुनाव लड़े, मतदान में हिस्सा लिया, मतगणना में हिस्सा लिया, अब हार गए तो कह रहे हो कि सिस्टम खराब है। ऐसा नहीं चलता। तो मतलब ये नहीं चलेगा। और तो भाई चुनाव को लेकर के एक चीज प्रशांत मैं जोड़ूंगा। किशोर जो है इस वक्त, हाँ बताएं संतोष जी, आप बताएं। एक बड़ी रोचक घटनाक्रम जोड़ रहा हूं मैं आपसे। कांग्रेस 3 सीटों पर लीड कर रही है और रोचक बात देखिए, अभी मैं आपसे मुजफ्फरपुर की बात कर रहा था, मुजफ्फरपुर बहुत पीछे है। इनके तीनों प्रत्याशी जो लीड कर रहे हैं, 2 मुस्लिम हैं इसमें। एक तो अररिया से कर रहे हैं अबिदुर रहमान, और वो कितने वोटों से कर रहे हैं? 1630 वोटों से कर रहे हैं। दूसरे हैं किशनगंज वाला, जिनकी चर्चा मैं कर रहा था आपसे, कमरोल होडा, वो कर रहे हैं 20,000 वोट से। और तीसरे प्रत्याशी इनके बेगूसराय से हैं अमित भूषण, जो 374 वोट से कर रहे हैं, ये भी पीछे हो जाएंगे। तो कांग्रेस के 2 मुस्लिम प्रत्याशी जो केवल बिहार में लीड कर पा रहे हैं, ये हालत है कांग्रेस की। सोचिए आप, इनको आरजेडी का भी वोट नहीं मिला, इन्हें आरजेडी का भी वोट नहीं मिला, जो वहां पर मल्लाह का सैनिक का वोट था वो भी नहीं मिला। तो कांग्रेस ने किया क्या? बड़ी रोचक बात होगी कि सिर्फ कांग्रेस नहीं, के बिहार ये तो वही हाल है संतोष जी। सबसे पहले प्रियांशु वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। प्रियांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है नवभारत पे। मैं कंटिन्यू करता हूं। ये तो वही हाल है कि जब सपा और बसपा यूपी में गठबंधन में आई थी तो वोट ट्रांसफर नहीं हुआ था। ये तो वही हाल हो रहा है ना। यूपी में जो कांग्रेस दोनों सीट जीती थी 2022 में, एक तो मोना त्रिपाठी चुनाव जीती थी, ब्राह्मण कैंडिडेट थी, और दूसरे बार जो जीते थे महाराजगंज से, वो भी दूसरे कैंडिडेट थे। लेकिन रोचक बात देखिए कि बिहार में कांग्रेस के सिर्फ 2 मुस्लिम प्रत्याशी आगे हैं। ये कांग्रेस के लिए सोचने की बात है। पूरा मिथिलांचल साफ हो गया, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, कहीं भी कांग्रेस लीड नहीं कर पा रही है। मुजफ्फरपुर, जहां पिछली बार इनके चौधरी जी चुनाव जीते थे, वो भी चुनाव 27,000 से पीछे चल रहे हैं। तो कांग्रेस को हमें लगता है कि बिहार के हिंदू वोटरों ने वोट ही नहीं किया, और इसका सीधा इफेक्ट पड़ गया आरजेडी पर। आरजेडी को भी वोट नहीं मिला। ये बड़ा एक सोचने की बात है कि एक भी हिंदू वोटर ने कांग्रेस को वोट नहीं किया। ये बहुत नुकसानदायी है कांग्रेस के लिए। ये जो मैं अभी रिजल्ट देख रहा था चुनाव की साइड पे, ये बड़ा दुखद स्थिति हो रही है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल। प्रियांशु जी, क्या है कि जनसुराज इस वक्त जो है एकदम धराशायी पे है, और प्रशांत किशोर कई बार कह भी चुके हैं कि अगर जदयू 25 सीट से ऊपर ले जाती तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और जदयू को देख ही रहे हैं कि नीतीश कुमार किस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने भी बोला था कि अगर मेरी 20 सीटें नहीं आई तो भी मैं राजनीति छोड़ दूंगा। चारों तरफ से जनसुराज अभी बहुत बुरा हाल है, लोग जनसुराज का मजाक उड़ा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप प्रशांत किशोर एज अ किंग मेकर, जो उभरे थे कभी 2014 में, 2010 में, लेकिन किंग बनने की जो लालसा थी इनके अंदर, क्या वास्तव में इनको जमीन पर पटक दी है? ये पीयूष जी, चुनाव लड़ना और चुनाव लड़वाना दोनों बहुत अलग अलग चीज है। जनसुराज के जो प्रशांत किशोर हैं इस समय चीफ, वो पहले चुनाव लड़वाते थे, एज एन पॉलिटिकल एक्सपर्ट काम करते थे उनकी गवर्नमेंट के साथ, मगर एज एन खुद एक पॉलिटिकल लीडर बन के उभरना ये आसान बात नहीं है, वो भी बिहार जैसे राज्य में जहाँ की गंवी राजनीति हर तरफ से चलती है। और जैसे कि बड़े बड़े लीडर्स नीतीश कुमार हो गए, वहाँ पर भाजपा में हमारे जो है कि सम्राट चौधरी हो गए, और अलग अलग पार्टियों में तेजस्वी हो गए, जब ये अपने चुनाव समीकरणों को नहीं बना पाए, तो अभी तो प्रशांत किशोर अभी पहली बार अपना स्टार्टिंग ओपनिंग पारी खेल रहे थे। जाहिर सी बात है, अगर वो 0 पे आउट हो जाए तो कोई संदेह की बड़ी बात नहीं होगी। तो मतलब साफ तौर पे राजनीति से उनको इस्तीफा दे ही देना चाहिए। इस्तीफा तो देखिए, एक बाद में वो ये भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकली मुद्दा था, बस मैंने कह दिया था, क्योंकि राजनेता कब अपने बयान से पलट जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रियांशु, खतरे में चल रहे तेजस्वी यादव, लालू के दोनों लाल, तेज प्रताप करीबन 4,000 वोट खाली महुआ से पाए हैं और चौथे नंबर पे हैं। उनसे आगे हैं जो है AIMIM के प्रत्याशी तेजस्वी यादव की बात करें तो राघवपुर से सतीश यादव ने उन्हें बहुत
बड़ी मात एक बार कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो अपनी सीट नहीं बचा पा रहे, 4000 वोटों से पीछे चल रहे हैं तेजस्वी यादव। महागठबंधन का हाल बता रहा है कि अब महागठबंधन कितनी पीछे रह गई। जब खुद एज अ लीडर तेजस्वी यादव जो है अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, तो और राजनेताओं से आप क्या उम्मीद रखेंगे महागठबंधन की। खासकर अगर मैं आपको एक सीट के बारे में बताऊं, बछवाड़ा की सीट है जो कि बेगूसराय में आती है। उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे सीपीआई और क्या कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों जो है आमने सामने लड़ गई। इसी वजह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को यहाँ पर फायदा मिला। जबकि पिछली बार सीपीआई से अवधेश राय यहाँ से चुनाव लड़े थे, तो उनका 54,000 कुछ वोटों से चुनाव ये इन्होंने पीछे रह गए थे, 300 कुछ वोटों से ये चुनाव में हार गए थे। मगर वहीं पे अगर हम देखें तो एक शिव प्रकाश गरीबदास जो कि इंडिपेंडेंट लड़े थे 2015 का चुनाव, 2020 का चुनाव, वो अब की बार कांग्रेस की सीट से लड़ रहे हैं। अगर हम दोनों का मार्जिन अगर एक साथ कैलकुलेट कर लेते, अगर इनका गठबंधन में सीट बंटवारा अच्छे तरीके से हुआ होता, तो अगर दोनों का मार्जिन हम कैलकुलेट कर ले तो इस समय अवधेश राय जीत रहे होते। लेकिन जबकि वहां पे कांग्रेस भी लड़ गई, सीपीआई भी लड़ गई और वहां पे वोट का डिवीजन हो गया, इसलिए वहां पे चुनाव का नतीजा साफ साफ अच्छा कि गठबंधन संतोष जी, वास्तव में प्रियांशु ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा ही कर दिया है कि ये महागठबंधन में जो इतनी उठापटक चली है शुरुआत में सीट बंटवारे को लेकर के, क्या ये अफेक्ट किया है इस चुनाव को? शायद म्यूट है आपका माइक। हाँ, मैं पहले ही बोला कि परिवारवाद का विरोध हो रहा होता तो सम्राट चौधरी चुनाव नहीं जीतते, हार जाते। परिवारवाद का विरोध हो रहा होता तो लोग लोजपा के नेता आज क्या हालत होती चिराग पासवान की। एक्चुअली तेजस्वी यादव ने जो पॉलिटिक्स की, एमवाई फैक्टर के बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। अब एमवाई फैक्टर आप संभाल नहीं सकते क्योंकि राहुल गांधी खुद उसमें आ गए, वो भी उसी लालच पे आए। जो मछली पकड़ने वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, एक मछली हाथ में आ गई थी मुकेश सहनी जी के, तो उनको लगा कि बस मैं बहुत अच्छा मछुआरा हूं, मैं खेल कर रहा हूं। राहुल गांधी को मछली भी नहीं पकड़ने दिया उन्होंने, तो मछली तो हाथ में उनकी आई, सीट एक भी नहीं आई। अब जो बिहार में मैंने जो देखा है, जो 2 साल काम करके दैनिक भास्कर में रहते हुए, वहां जाति समीकरण कुछ ऐसा नहीं, बहुत कट्टरता वाला है। आप जानते होंगे, अगर तो पढ़े होंगे या जानते होंगे, तो मिथिलांचल के इलाके में कुछ लोग मुस्लिम टाइटल लगाते हैं, खासकर मधुबनी दरभंगा में भी खां लगाते हैं। जी 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 जी। उन्हें आप समझ ही नहीं पाएंगे कि यार वो मुस्लिम है। वहां उतने कट्टर मुस्लिम नहीं है जितने हम समझते हैं, दूर से बैठ के कि हमारी फैक्टर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बीजेपी ने रणनीति के तहत पर सीटों का बंटवारा बहुत तरीके से किया, 101 अपने को, 101 जदयू को। उनको पता था अगर हम थोड़ा भी जदयू को कम करेंगे तो जदयू के लोग हमारे साथ नहीं आएंगे। ये क्लियर मैसेज था कि भैया देखो हम बराबर हैं सीट में, सत्ता किसके पास जाएगी ये तय करेंगे। उन्होंने इसलिए नीतीश कुमार का नाम घोषणा नहीं किया। अब आप बताइए कि 60 सीट पर कांग्रेस लड़ रही, 61 सीट पे आप कांग्रेस से कह रहे हैं कि आप हमें सीएम घोषित करिए, क्योंकि मैं 143 सीट पर चुनाव लड़ रहा हूं। अब ये तो चीज समझ लोगों को आ गया, भैया 61 वाले ने 143 वाले को घोषणा कर दी। और बीजेपी कह रही है कि हमारी चाहे कितनी सीटें आ जाए, हमारे नेता नीतीश कुमार ही होंगे। और आप देखिए रुझानों में भी नीतीश कुमार की पार्टी 80-82 जा रही है और बीजेपी 95 जा रही है। अपने आज तक के इतिहास में बीजेपी 91 से ऊपर कभी नहीं गई थी, पहली बार बीजेपी 195 पे पहुंच रही है। बीजेपी ने इमोशनल गेम खेल दिया वहां पर कि भैया देखो नीतीश कुमार हमारे सीएम है, अब हम चाहे 10 सीट पे आए चाहे 100 सीट पे आए, नीतीश कुमार चाहे 15 बजाएं चाहे 500 बजाएं, वो वाला गणित जो होता नहीं है कि हम ध्यान नहीं देंगे उसमें। तो नीतीश कुमार को घोषित करके इन्होंने मुस्लिमों का वोटर जो था, जो वोट थे, वो जदयू को भी पड़े, बीजेपी को भी पड़े, जो कट्टर नहीं है। जो बात मैं कर रहा हूँ बहुत गौर करने की बात है। मुझे दरभंगा मधुबनी में जाके लगा ये बात, जब मैं लोकसभा का चुनाव कवर कर रहा था वहां पर, यादवों को भी लगा यार तेजस्वी यादव के अलावा हमारे यादवों कोई भविष्य नहीं है उसमें। यादवों ने भी दूरी बना ली। उनके नित्यानंद राय जैसे पाटिल दानापुर से चुनाव लड़ रहे थे, इतलाल यादव के खिलाफ उनके जो पूर्व कैबिनेट मंत्री वो चुनाव लड़ रहे थे। तो इसलिए देखिए बीजेपी के लोग जो जातिगत समीकरण पर चुनाव लड़े, यादव बनाम यादव हुआ तो बीजेपी जीत रही है, मुस्लिम बनाम मुस्लिम हुआ तो एआईएम जीत रही है, ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण हुआ तो अब जैसे एक सीट है लालगंज की, शिवानी शुक्ला, मुन्ना शुक्ला की पुत्री, उनको खूब मैंने चुनाव में देखा, उनके रील वायरल हो रहे थे, ऐसे वैसे अंग्रेजी हिंदी बोल रही थी। लोगों का नहीं पसंद ही नहीं मुझे। मैथिली ठाकुर को घेरा वहां पर, मिश्रा को टिकट देके, विनोद मिश्रा को। मसला ये है कि जो वोट ट्रांसफर होना था वो नीतीश का बीजेपी को हो गया, बीजेपी वाला नीतीश को हो गया।
इस कॉन्फिडेंस में हो गया कि भैया नीतीश ही सीएम बनेंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है, यहाँ कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, कोई यूपी वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। और मुस्लिमों ने खुल करके वोट किया है नीतीश कुमार को। उन्हें 10-10 हजार रुपए जो मिले हैं ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि उनको कौन से दल क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आप देखिए पूरे देश में हल्ला होता है, बिहार में कभी हल्ला नहीं होता है नीतीश कुमार की वजह से। मुस्लिम सेफ है अच्छा वहां उनके साथ। पांडे जी, थोड़ा सा किशनगंज पे चर्चा करते हैं। किशनगंज से स्वीटी कुमारी लड़ रही हैं, और हाँ, किशनगंज की जदयू। अगर बात करें मुस्लिमों का, तो 67% मुस्लिम है, 75% सेकेंड फेज में किशनगंज में वोटिंग हुई है। लेकिन अब देखिए बीजेपी से है स्वीटी, क्या लग रहा है? स्वीटी की अगर बात करें तो बीजेपी यहाँ सॉफ्ट प्ले की है, मुझे जहां तक लग रहा है। कितना सही हूं मैं, आप बताएंगे? देखिए मैं किशनगंज की चर्चा आपसे कर रहा था, मैं अब उसी पे आ जाता हूँ। किशनगंज पे बीजेपी लीड कर, सॉरी कांग्रेस लीड कर रही है। मैं भी बताया ना, कांग्रेस 3 सीटों पर लीड कर रही है, जिसमें से किशनगंज भी शामिल है। अब किशनगंज में जैसे कि जो चुनाव लड़ रहे हैं, कमरौल होडा, ये सांसद भी रहे शायद पहले मेरे ख्याल से लोकसभा से, या वही होंगे, हाँ। मुझे याद नहीं आ रहा है। ये पहले सांसद भी थे एआईएम के। ये 23,114 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी 18 राउंड की जो हुई है। स्वीटी यहाँ पर चुनाव इसलिए नहीं जीत सकती क्योंकि ये जो सीट है ये पूरी तरह से मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ एआईएम सेकंड पे होगी, एआईएम भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ती है यहाँ पर। तो जी जी ऐसे जी। में हाँ, यहाँ बीजेपी अपने हाथ नहीं डालती। यहाँ जो सीटें होंगी शायद जदयू से होंगी मेरे ख्याल से। तो जदयू वहां पर चुनाव लड़ रही होगी, तो जदयू क्या करती है कि उसके साथ मुस्लिम वोटर बड़े आराम से आ जाते हैं, बिना कुछ किए आ जाते हैं। नीतीश कुमार कोई होल्ला नहीं करते। देखिए आप चुनाव के बाद नीतीश कुमार मस्जिद में गए, मंदिर में भी गए, चर्च में भी गए, सब जगह गए। तो नीतीश बाबू इसलिए तो कहे जाते हैं नीतीश सबके हैं। नीतीश कैसे सबके? यही तो सबका है धर्म है, उनके लिए कोई एक नहीं है। नीतीश बाबू सबके हैं। बिहार में एक नारा चलता है, आपने पढ़ा भी होगा, शायद देखा भी होगा, हम लोग सुनते थे कि नीतीश सबके हैं। वो आरजेडी के भी हैं, जदयू के भी हैं, भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, और सारे वोटरों के भी हैं। तो नीतीश जैसा व्यक्ति 74 साल में 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जाएगा, सबके होगा तभी तो कर पा रहे लोग विश्वास उसके ऊपर। बिल्कुल। प्रियांशु, मुकामा में अनंत सिंह की जीत हो गई है करीबन 24,000 वोटों से, और लगातार ये देखा जा रहा है कि मुकामा के सामने अगर भूमिहार की बात करें तो सूरजभान की पत्नी वीणा देवी खड़ी थी। दुलारचंद हत्याकांड के बाद पीयूष प्रियदर्शी जनसुराज से खड़े थे और दुलारचंद उनका प्रचार कर रहे थे। वहां पे 3 फैक्टर हो सकते थे, एक यादव वर्सेस भूमिहार, दूसरा भूमिहार वर्सेस भूमिहार, और तीसरा एनडीए वर्सेस महागठबंधन। लेकिन इन तीनों फैक्टरों पर अडिग होकर के आनंद सिंह वहां से जीत हासिल किए हैं। तो क्या समझ में आ रहा है कि क्या भूमिहार वर्सेस भूमिहार की कोई लड़ाई थी मुकामा में, या आनंद सिंह की एक अलग पाला था और सूरजभान सिंह का एक अलग पाला था? जाहिर सी बात है, सूरजभान सिंह का अलग एक पाला था और आनंद सिंह की अलग एक वर्चस्व वहां पर उस सीट पर रहा है। और ज्यादातर वो आप देखेंगे कि नीतीश कुमार के सिंबल पे वो चुनाव लड़ते हैं, नीतीश कुमार के करीबी कहे जाते हैं, तो नीतीश कुमार के चेहरे पर भी वोट पड़ना जाहिर सी बात है, पड़ा है वहां पर। और नीतीश कुमार का वर्ग, जो भी वर्ग, कुर्मी जाति का वर्ग हो या फिर कुशवाहा वर्ग हो या फिर राजपूत वर्ग हो या फिर ब्राह्मण वर्ग हो, सब इनको वोट करते हैं। ऐसे ये डायनेमिक लीडर हैं कि इनको हर एक जाति का वोट पड़ता है। इसलिए नीतीश कुमार को किसी भी चुनावी सीट पे कम किसी भी वर्ग का वोट मिलना ना मिलना, ये दूसरी बात होती है कि उन्होंने काम क्या किया। पहले तो आप देखेंगे इन्होंने एक ऐसी स्कीमें यहाँ पर लॉन्च की थी जिसका इनको इस समय चुनावी मैदान में फायदा मिल रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हो। लोगों को लगा कि अब हमें 10,000 रुपये भी मिलेंगे जो एलिजिबल महिलाएं रहेंगी, और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी नीतीश कुमार ने दिया। तो ये इन सब चीजों को युवा हो चाहे वो महिला हो, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। और अनंत सिंह एक उस सीटों पे उनका एक वर्चस्व रहा है, बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं, मगर उससे ज्यादा वो, आप अगर लोगों से पूछेंगे, वहां के लोगों से जानेंगे, तो वो कहते हैं कि बाहुबली उनके लिए जो लोग अपराध करते हैं, हम आम लोगों के लिए वो बाहुबली नहीं है, वो उनके जननायक नेता कहलाते हैं। ठीक है, तो संतोष जी, प्रियांशु, दोनों लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ जुड़ा, समय इतना आपने दिया हमें, और हम वास्तव में हमने भी बिहार की राजनीति को आप लोगों के साथ थोड़ा और कुछ समझा। लेकिन
जनता के लिए बता दें कि अभी राघोपुर में उठापटक जारी है। जैसे कि स्वाधीन सर ने भी बताया था कि विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में जो चुनाव वास्तव में बिहार में लड़ा गया है वो काफी रोमांचक रहा है। और दिलीप जायसवाल भी लगातार सुबह से ही ये बयानबाजी कर रहे हैं कि क्या है कि इस बार बहुमत की सरकार बनेगी। और भी तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ रही है लगातार। आइए हम सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ लोग कह रहे हैं। मानता हूं और आज से नहीं सालों से भगवान मानता हूं और ये मेरे भगवान हैं। मैं तो पूरी जनता को हमेशा कहता हूं कि धैर्य रखो मेरे भगवान मोदी पर। यह नव भारत का निर्माता है और ऐसा युग पुरुष इस मातृभूमि पर बार बार नहीं आता है। यह जामवंत है इस युग का, हनुमान जगाने आया है और जहां जहां भोले बाबा का स्थल जर्जर था उसको चमकाने आया है। हमारे बाप दादा ने भी नहीं सोचा था कि काशी विश्वनाथ का ये प्रारूप होगा। बाप दादा ने नहीं सोचा था महाकाल का ऐसा रूप होगा। और सच तो पूछिए कि 500 साल से दुनिया टकटकी लगा के देख रही थी कि राम मंदिर कब बनेगा और राम मंदिर भी बन गया। किसने बनाया? ये कोई सुर्खियों के लिए हम नहीं निकलते हैं, हम तो निकलते हैं हमेशा अपने भगवान के लिए कि हमारा भगवान का जय जयकार कैसे हो। हमको कोई सुर्खियों, मैं तो कलाकार हूँ भाई साहब, मैं तो ऐसे ही टीवी पे रहता हूँ, मुझे सुर्खियों क्यों? ये रथ अभी आज यहीं रहेगा, विजय जुलूस हो जाएगा, उसके बाद ये रथ अब अगली बार जाएगा बंगाल में घूमेगा ये रथ। देखिए, एनडीए की जीत नहीं है, एसआईआर की जीत और चुनाव आयोग की जीत और वोट चोरी हुई है। महाराष्ट्र में, हरियाणा में सरकार वोट चोरी से बनाया है और एसआईआर जो बिहार में हुआ, अंत तक हम लोग कहते रहे, ऑब्जेक्शन देते रहे और बेईमानी चुनाव आयोग की इस हद तक कि कोई लिखित नहीं दे रहा है, जबकि 89 लाख ऑब्जेक्शन एसआईआर फर्स्ट प्रिंट जो वोटर लिस्ट का उसके बाद दिया गया, एक्नॉलेज ही नहीं करते। और जो शुद्ध की हुई अंतिम लिस्ट थी उस लिस्ट में भी करीब 14 लाख के आसपास वोटर डुप्लीकेट थे और जो गैप था 4 लाख 5 लाख का वोटर्स जिन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं, वो कैसे उनको डिलीट किया। और फिर 1,32,00,000 के आसपास वोटर्स का सही एड्रेसेस नहीं, फर्जी एड्रेसेस थे। ऐसे में जब चुनाव होगा तो परिणाम तो ऐसे आएगा ही आएगा। बहुत खुशी है, मोदी जी के भक्त है, हनुमान जी है, बड़ी कष्ट से निकले हैं। हमारे जैसा गरीब गुरबा को सरकार बन रहा है, एनडीए की सरकार, फिर नीतीश कुमार। हमारे यहाँ ब्राह्मण सनातन समाज में ये कहा जाता है कि अगर कोई खुशी मनानी हो तो शंखनाद से विजय का आवाहन होता है। एकदम बिहार में 200+ का एनडीए के सरकार बन रहा है और ये जनता का आशीर्वाद है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पर विश्वास किया है, एनडीए के गठबंधन पर विश्वास किया है, यहाँ विकास के नाम पर वोट दिया है और पूरा देश देख रहा है। ये तो गठबंधन का माहौल है, देखिए यही होता है भाईचारा। हाँ, ये पांडव का गठबंधन है और ये जीत इस बार ऐतिहासिक होने वाला है। इस बार इतिहास बदलने का भी बिहार। लोगों का विश्वास है और ये जीत हम लोगों की नहीं है, लोगों की जीत होगी, बिहार की जीत होगी। और विकास पुरुष जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी को लोग कहते आए हैं, वो मैंने ऑन ग्राउंड देखा, क्योंकि मेरे लिए पहला चुनाव का एक्सपीरियंस था। मैंने जो लोगों के अंदर प्यार देखा मुख्यमंत्री जी के लिए और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे उन लोगों के सानिध्य में रह करके ये चुनाव लड़ने का अवसर मिला। 5 दलों का गठबंधन है, 5 दल मिलकर तय करेंगे कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। ये मिल बैठकर तय करेंगे, जो 5 दल निर्णय करेंगे हम उसका स्वागत करेंगे, हम उनके साथ होंगे जाकर के। तो सारा चीज़ निर्भर करता है 5 दलों पर कि ये तो 5 दल हैं, एक दल तो है नहीं, और 5 दलों को सीटों के आधार पर आगे परिणाम आ जाता है। परिणाम आने के बाद हम आज शाम तक परिणाम तस्वीर साफ हो जाएगा। हम बहुमत और बढ़ रहे हैं जाकर के, तस्वीर जब साफ हो जाएगी 5 दलों को नेता बैठ करके तय करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे, सरकार बनाने की दिशा में कार्रवाई होगी।